बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप जुड़े हमारे साथ। आपको दूसरे चैनल पे भी जाना है तो मैं समझता हूँ। मैं राकेश जी के पास आता हूँ और यहाँ पर एक मैं फिर से वो चित्र दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सॉरी। जी, यहाँ पर। ये तमिलनाडु का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़ चित्र है उनका, देखा जाए तो। इसके बेसिकली 4 हिस्से हैं। जो ऊपर ब्राउन हिस्सा है उसको नॉर्दर्न तमिलनाडु कहते हैं। इसमें वेल्लोर और चेन्नई आपको मिलेंगे। जो ब्लू पार्ट है उसको वेस्टर्न तमिलनाडु कहा जाता है। इसमें आपको नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुपुर, सेलम, धर्मगिरी और डिंडीगुल ये मेजर आपको मिलेंगे। कोयंबटूर में थोड़ा-सा अ, एक असर है भारतीय जनता पार्टी का। कोयंबटूर जो है बेसिकली केरला बॉर्डर के ऊपर है। साउथ के अंदर जो ब्राउनिश पार्ट है सारा का सारा, यहाँ पर जो 2 मेजर एरियाज़ हैं, उसमें बिल्कुल साउथ में कन्याकुमारी है और ब्लू से टच होता है यहाँ पे मदुरई है, ये मेजर सिटीज़ हैं। इसमें एक एरिया आता है थुथुकुडी जो है और रामनाथपुरम भी है, जहाँ रामेश्वरम है। तो वहाँ से तमिल साइड जो अभी सौंदरराजन जो है, वो अभी रिज़ाइन कर रही हैं वो वहीं से पहले हारी भी थी। हारने के बाद उनको फिर मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया था। अब वो वापस से रिज़ाइन कर रही हैं, फिर से लड़ेंगी और इसके बाद जो येलो पोर्शन है जो उसको आप सेंट्रल तमिलनाडु कह सकते हैं क्योंकि यहाँ ईस्टर्न पार्ट नहीं है, जो सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट में आपका तिरुचिरापल्ली और तंजौर जो है वो मेजर यहाँ पर एरियाज़ आते हैं। तो एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है तमिलनाडु का और क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम कर दिए हैं तो अभी एक तरह से कहा जाए तो मुझे वो बाय हार्ट सब कुछ सारे डिस्ट्रिक्ट्स और सब याद है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद है। राकेश जी, नॉर्मली इंडिया में कभी भी इस टाइप के नारे जो होते हैं कि गो बैक मोदी, नो वोट फॉर मोदी, काले कपड़े पहनना, बड़े-बड़े प्ले कार्ड्स लेना, इवन अ, जो कल परसों अभी उनका रोड शो था कोयंबटूर में, वहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो गो बैक मोदी के प्ले कार्ड्स लेके खड़े खड़े हुए थे। ये एक डिफरेंट साइट है और उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि हाँ, मेरी स्वीकृति अभी भी साउथ में उतरी नहीं है और स्वीकृति तो नहीं है चलो तो ये एक बात है, लेकिन उसके साथ उनका फ़ियर्स विरोध है, वो तमिलनाडु के अंदर है। कहीं न कहीं जेल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपकी इस परिदृश्य पे और इस चुनाव के संदर्भ में जो आप साथ में ऐड करना चाहें सर, आपकी टिप्पणी चाहूँगा। धन्यवाद दिनेश जी। अभी जैसे कि मीनू जी ने कहा कि तमिलनाडु हिंदुस्तान की राजनीति का एक अलग पन्ना है। उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसकी विरासत सब उत्तर भारत के राजनीति से अलग है। वहाँ के लोग जितने शैक्षणिक दृष्टि से आगे हो गए हैं, उतने ही अपनी जो ट्रेडिशन है, उनकी 3 साढ़े 3 हजार साल पुरानी ट्रेडिशन है, उससे भी वो वाबस्ता हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे वो तमिल अस्मिता पर आँच स्वीकार नहीं करते। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत में तो उनकी लड़ाई बहुत आसान थी, मैदान में लड़ना बड़ा आसान माना जाता है और चूंकि वो गंगा पुत्र हो गए थे तो यहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दक्षिण के सारे दरवाजे, लगभग सारे दरवाजे, केवल तमिलनाडु ही की बात हम क्यों करें, केरल है, आंध्रा है, आपका अभी तेलंगाना का जिक्र हुआ, ये सब है, इनमें लगभग अभी तक 10 साल की लगातार कोशिश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ढंग से पैर रखने की जगह नहीं मिली है। और यही बेचैनी मोदी जी को खाई जाती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव की घोषणा के पहले से वो लगातार दक्षिण पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। लेकिन देखिए कि तमिलनाडु की जनता काले रंग से बहुत प्रेम करती है। वहाँ जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, अयप्पा स्वामी कहते हैं वहाँ लोगों को, वो काले वस्त्रों में ही पूरे 1 महीने, जैसे रमजान में हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, वो 1 महीने काले वस्त्र पहन के साधना करते हैं। तो उन्हें काले से ऐतराज नहीं है, उन्हें ऐतराज है काली राजनीति से। जो राजनीति बांटने वाली राजनीति है, जो राजनीति घृणा की राजनीति है, जो राजनीति हमारे हिंदुस्तान के फैब्रिक में कहीं फिट ही नहीं होती। तो ऐसी राजनीति का प्रतिरोध तमिलनाडु में मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से सबसे ज्यादा अभी दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखाई देगा। वजह यह है कि वहाँ जैसा कि शुरू में ही मीनू जी ने कहा था कि धर्म का जो स्वभाव है, आपने भी प्रस्तावना में कहा, धर्म का स्वरूप भिन्न है। वहाँ के धर्म में कट्टरता नहीं है, वहाँ विरासत के प्रति प्रेम है। आप देखेंगे वहाँ भी बहुत से मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश की व्यवस्था है और बहुत से में बिल्कुल नहीं है, ड्रेस कोड है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ तनातनी का माहौल नहीं है। जैसा कि पूरी हिंदी पट्टी में चाहे जब बना दिया जाता है, चाहे गुजरात में बना दीजिए आप, चाहे उत्तर प्रदेश में बना दीजिए,
चाहे हरियाणा में बना दीजिए। तो ये चीजें, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें वहां पर कभी कामयाब नहीं हुई। और जहां तक मेरी जानकारी है कि आरएसएस पिछले 25 साल से दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है। छोटी मोटी तमाम ऊंच नीच वहां हुई, इसके बावजूद जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसे अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। और मोदी जी की पूरी टीम ये भली भांति जान रही है कि 2024 में 370 प्लस 400 वाला जो लक्ष्य है वो हासिल करने के लिए दक्षिण से जीतना बहुत जरूरी है। अगर दक्षिण ने साथ नहीं दिया तो उत्तर में तो सिराजा बिखर चुका है। आप देखेंगे कि कई सांसद सत्तारूढ़ दल के कहते हैं यहाँ बगावत नहीं होती, यहाँ पार्टी दो फाड़ नहीं होती, लेकिन कई वर्तमान सांसद छोड़ के चले गए। बिहार में तो आपने देखा कि मंत्री जी छोड़ के चले गए, पारस भाई हमारे। तो यहाँ तो सिराजा बिखर ही चुका है। तो बहुत डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में ये काले गुब्बारे और काली वर्दी और गो बैक के नारे मोदी जी को सचमुच उनकी रातों की नींद हराम करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये जो दक्षिण से श्री गणेश हुआ है प्रतिकार का, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए बाउंड्री पार करेगा। और जैसे जैसे चुनाव मतदान की तिथियां नजदीक आएंगी, ये विरोध पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आपको दिखाई देगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिकार कभी मरता नहीं है, चाहे जितनी तानाशाही हो जाए। हमने आपातकाल भी देखा, आपातकाल के पहले सामंतवादों से भी हम जूझते रहे बरसों तक। तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि तमिलनाडु एक शुभ संकेत भारतीय राजनीति को देगा। जी।